नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया है सब्जेक्ट, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में या फिर किसी भी कोर्स में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं एंड आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, देन यू कैन वॉच द वीडियो। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर जो सेकेंड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों यूनिट में टोटल 3 लेसन्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज यूनिट 3 का हम 4th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द रेवोल्ट ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखिएगा ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, PYQs को देखते हैं, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि 1857 से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा, चाहे वो 18 नंबर का मिलता है या 20 नंबर का, लेकिन आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप इस यूनिट को या फिर इस लेसन को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये आप जो क्वेश्चन आएगा आपका 1857 की क्रांति से रिलेटेड अच्छे से कर पाएंगे। एंड आप अगर 20 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, हालांकि मैं पढ़ाऊँगा 20 मार्क्स का ही पूरा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अटेम्प्ट करते हैं तो इतनी तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे से इस PDF को पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो 15 to 18 के बीच आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी या नहीं। और ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगा, उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा कहा गया था। ओके, क्योंकि ये जो लेसन है वो झांसी की रानी एंड तात्या टोपे से रिलेटेड है, वीर सावरकर के द्वारा एक बुक लिखी गई थी उससे रिलेटेड है। तो हमें अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस को उठाना चाहिए। और एक जो ब्यूटीफुल माइंड है, आज UPSC का ऐसे का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक जो ब्यूटीफुल माइंड है उसकी खासियत क्या है, वो क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। तो उसी क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यूनिट 3 है, यूनिट 3 का नाम है रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। लेसन 4 करेंगे जिसका नाम है द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिएगा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। 1857 में जो वॉर हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि जो विद्रोह किया गया था भारत के अलग अलग लोगों द्वारा, चाहे वो किंग थे, क्वींस थी, सोल्जर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, जमींदार थे, ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, या फिर कोई भी था भारत में रहने वाला, उन्होंने एक ऐसी क्रांति की थी जिसके कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स की जो नींव थी भारत के अंदर, ब्रिटिशर्स ने जो भारत को अपना उपनिवेशवाद बना रखा था वो हिल चुकी थी। ब्रिटिशर्स इस इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर से डर चुके थे। वो इतना डर गए थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों इन्होंने कमान दे रखी थी भारत की, वो छीन ली। 1858 में इन्होंने एक कानून पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंड बोला कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कानून नहीं चलाएगी और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो विक्टोरिया थी, वहाँ की क्वीन विक्टोरिया, वो भारत की जितनी भी भागदौड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है, वो संभाला जाएगा। देखिएगा 1857 की क्रांति को वो ब्रिटिशर्स क्रांति मानने को ही तैयार नहीं थे। वो तो बोल रहे थे कि भाई ये तो एक स्पॉन्टेनियस एक सिपॉय म्यूटिनी था और उससे बड़ा कुछ नहीं था, कि इन्होंने ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्होंने अपनी जो कहानी है वो गढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1857 की क्रांति तो बहुत बड़ी थी। इन्होंने बोला कि नहीं यार, छोटी मोटी एक क्रांति थी, कुछ लोगों ने मिलके एक छोटा मोटा विद्रोह कर दिया था बस। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये मानने को तैयार नहीं थे ब्रिटिशर्स। फिर हमारे जो ऑथर्स थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आए सामने, नेशनलिस्ट स्वतंत्रता सेनानी स्पेसिफिकली। तो उसमें एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1909 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जब आप असेसमेंट करेंगे SOL की तो उसमें क्वेश्चन आता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो बुक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी,
या फिर पूछ सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो किताबों के 4 नाम दे दिए जाएंगे और वहां पर ऑप्शन में आपको चूज करना होगा, तो ये अभी आप नोट कर लीजिएगा कहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने ये पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में 1857 की जो क्रांति थी उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया कि भाई ये जो लड़ाई थी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। सावरकर ने कहा कि देखिए किस तरीके से भारत में विभिन्न तबके, धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग आए, साथ में एकता से इस लड़ाई को लड़ा। आप सिर्फ इसे सिपाही म्यूटिनी नहीं बोल सकते कि भाई कुछ सिपाही आए और उन्होंने आपस में मतलब कि ब्रिटिशर्स से लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी थी या सिपाही विद्रोह था। आप इसे सिर्फ सिपाही तक मत इसे लिमिटेड रखिए, ये एक पैन इंडिया मूवमेंट था। पैन इंडिया मतलब कि पूरे ही भारत से लोग इसमें जुड़े, इस विद्रोह में जुड़े और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके पीछे का कारण क्या था वो हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। फिर यहाँ जब वीर सावरकर ने ये पुस्तक लिखी एंड अंग्रेजों को फिर एक सामना करना पड़ा इंटेलेक्चुअल जो भारत की कम्युनिटी थी उनसे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनको एक सेलुलर जेल में डाल दिया गया, जैसे काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जेल था वो अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित था और यहाँ पर इनको पता है कैसी सजा दी गई थी? 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि आपको मतलब कॉमन सजाएं कैसी होती है कि भाई एक बार किसी को सजा दे दी कि भाई कोई व्यक्ति है और उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन इन्हें क्या था कि उम्र कैद की सजा के ऊपर भी एक और उम्र कैद की सजा दी गई। 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई इनको। दैट इज कॉल्ड 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट इनको दी गई थी। और भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र को लांघते हैं, मतलब कि आप भारत में हो और आप समुद्र को लांघकर दूसरी कंट्री जाते हो तो आप अपना जो धर्म है वो भ्रष्ट कर देते हो। फिर भी यहाँ इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई सावरकर जो थे उन्हें दूसरी जगह पर भेजा गया और वहाँ पर इनको सेलुलर जेल में रखा गया। तो ये यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। देन अब बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। अभी तक हमने जाना कि 1857 की क्रांति हुई, उसको ब्रिटिशर्स ने सिपाही म्यूटिनी का नाम देने का कोशिश किया, लेकिन फिर भारतीय जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सामने आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, इसमें भारत की महिलाएं, भारत के जो लोग थे बढ़ चढ़कर सामने आए और उन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह किया था, ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी नहीं था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द कॉजेस ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था। आपको एक कारण पता होगा कि भाई अंग्रेजों ने वो गोलियां दे दी थी, जिसको मतलब कि जो सिपाही थे इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियन सिपाही, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन वेदर दे आर हिंदू और मुस्लिम, तो उनको क्या करना था कि जो गोलियां थी, कार्ट्रिज जो थी, उनको मुंह से खोलना था। तो यहाँ पर एक ये ब्रिटिशर्स बताते हैं कि अफवाह उड़ाई गई थी कि इसमें ना चर्बी लगी हुई थी गाय की और सूअर की। गाय हिंदुइज्म में पवित्र पशु माना जाता है और सूअर को मतलब कि इस्लाम में सही नहीं माना जाता। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ही रिलीजन के धर्म भ्रष्ट हो रहे, तो दोनों ही रिलीजन ने साथ में आकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का विद्रोह करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने इस तरीके की ऐसी चाल की, ये कॉज था। लेकिन उसके अलावा भी तो कॉज होंगे। तो कॉज हमेशा जब हम बताते हैं तो हाइपोथेटिकल नहीं बताते कि इन्होंने भाई कार्ट्रिज में ये चर्बी मिला दी थी, फैट मिला दिया था, काउ एंड पिग का एक्सेट्रा, ये लिखेंगे आप तो ठीक है, आपके पास पॉइंट्स है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की। पॉलिटिकल कॉज में क्या था? राजनीतिक कॉज, जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो अब पॉलिटिकल कॉज में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब भारत में अपना दबदबा बनाना चाहती थी।
वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहती थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं ना, कि भारत को लूटना चाहती थी। तो इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी से क्या तात्पर्य है? इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें क्या था कि आर्बिट्री मैकेनिज्म बनाया गया था। आर्बिट्री मैकेनिज्म पता कैसा था कि जैसे कि कोई मान लीजिएगा एक किंग है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा अगर बैकग्राउंड नॉइज आती है तो। एक किंग है, अब इस किंग का मान लीजिएगा कोई बच्चा नहीं था, बच्चा इन द सेंस कि बॉय नहीं था इसका, कोई लड़का नहीं था इसका। तो अब ये क्या करेगा कि भाई इसका भाई था, उसके भाई का जो लड़का था उसे इसने गोद ले लिया इस किंग ने। ठीक है, कॉमन इंडियन फैमिलीज में यही होता है कि अगर भाई है और भाई का लड़का है उसे गोद ले लिया। अब ये जो गोद ले लिया लड़का था उसको, अब अगर इस किंग को कुछ होता है तो अब किंग कौन बनेगा? ये गोद ले लिया लड़का बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इन ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि अगर कोई किंग है और उसका कोई अपना ऑफिशियल लड़का नहीं है, ध्यान रहे लड़का, मैं अगेन एंड अगेन मेल बोल रहा हूँ, मेल हेयर नहीं है अगर, तो उसका ये जो किंग का किंगडम था वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। गोद लिए जो अडॉप्टेड हेयर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलना। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिंपल शब्दों में, जब आप इसे टेक्निकल वर्ड्स में इस पीडीएफ से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि झांसी, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ेंगे, सतारा और नागपुर जैसे जो किंगडम थे या फिर जो प्रोमिनेंट किंग्स थे, उन पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके अपने सुपुत्र नहीं थे। और फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती या फिर वे बीमार हो जाते तो उनका जो किंगडम था वो डायरेक्टली किसके पास चला जाता? ब्रिटिशर्स के पास। और फिर कोई उम्मीद ही नहीं थी कि जो ये किंगडम चला गया वो वापस आ पाता। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था। फिर उसके बाद आया अवध। अवध में क्या हुआ कि यहाँ पर हाई हैंडेड एनेक्सेशन हुआ। कैसे? अवध के जो किंग थे नवाब वाजिद अली शाह, उन पर इन्होंने आरोप लगाया ब्रिटिशर्स ने कि भाई ये जो अपना किंगडम है उसमें मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये संभाल ही नहीं पा रहे अपने किंगडम को, इसलिए अब ये किंगडम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। इन्होंने कर लिया अपने अंडर ये जो किंगडम था। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो एग्जाइल कर गए। कहाँ चले गए? वो नेपाल में कोई जंगल के आसपास वहाँ पर रहने लगे और वो अपनी बदले की आग में थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, जो कि लाल किले में अपना शासन चला रहे थे दिल्ली में, इन्होंने बोला कि भाई ये जो बहादुर शाह जफर है ये लास्ट किंग रहने वाले हैं अब मुगल्स के। इनके बाद इनके जो बच्चे हैं उनको हम मुगल एम्परर का जो ओहदा है मुगल एम्परर कह के नहीं बुलाएंगे। अब यहाँ पर एक और समस्या आ गई कि भाई ये तो मुगल किंग है। 1856 तक ये जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको हिंदू और मुस्लिम बहुत हद तक कई जगहों पर किंग मानते थे कि भाई ये हमारे एम्परर है, एक हद तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको बता दिया गया एकदम से कि भाई अब एक समय के बाद आपको ये गद्दी छोड़नी है और आपके जो पुत्र पुत्री है वो अब एम्परर नहीं गिने जाएंगे। उनको अब इस किले को, जो लाल किला था, रेड फोर्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसे छोड़ के जाना होगा। एंड अब यहाँ से आपका जो साम्राज्य था वो आपके साथ खत्म होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ के जो लोग थे, जो प्रजा थी, उनको लगा कि ये तो भाई डिसरिस्पेक्ट है हमारे राजा की, मुगल हाउस की। तो इन्होंने फिर यहाँ पर एक विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल कॉजेस के चेन्स को जोड़ते जाइए। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट देखिए, अवध की देखिएगा कि अवध में नवाब वाजिद अली को मिसमैनेजमेंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन का हवाला देके हटा दिया गया। फिर बारी आई दिल्ली की। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनको भी बोल दिया गया कि भाई अब आप लास्ट राजा हो, आपके बाद अब आपके बच्चे जो है वो राजा नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर लड़ाई होना
स्टार्ट हो चुका था कि अब भाई ब्रिटिशर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और इनको जवाब देना होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबके मन में एक वो आ गया था कि भाई अब डेफिनेटली बदला लेना है। और एक यहाँ पर क्या हुआ कि जो मराठा पेशवास थे जिसमें नाना साहिब थे, उनके अडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव जो था, उनको भाई पेंशन देना मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि भाई नहीं, ये जो आपका अडॉप्टेड सन था नाना साहिब का, उनको अब मतलब नाना साहिब जो थे उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब हम उनको नहीं मानते राजा, किंग एक्सेट्रा। तो एक और यहाँ पर कारण मिल गया विद्रोह का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज्यादातर जो अभी असर पड़ा था वो किन पर पड़ा था? वो असर पड़ा था किंग्स एंड किंगडम्स पर। ठीक है, तो अभी किंग एंड किंगडम्स पर देखा, यानी कि पॉलिटिकल हमने देखा कि पॉलिटिक्स पर किस तरीके से असर पड़ा। तो यहाँ पर जो लीडर्स थे, जो किंग्स थे, उनको एलिनेटेड फील हुआ कि भाई अलगाव कर दिया अब इन्होंने। अब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें हम, तो हमने पिछले वीडियो में परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया गया था, रेयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर नहीं आपने देखी पिछली वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही जो लेसन है इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जैसे आप वेब सीरीज देखते हैं ना, पार्ट 1 अगर नहीं देखते तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आता, वैसे ही ये सारे इंटरलिंक्ड है, तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 लेसन बना दिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो महलवाड़ी, रेयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें अंग्रेजों ने कुछ ऐसा कानून इंट्रोड्यूस किया जिसमें भर भर के ये टैक्स ले रहे थे गरीब किसानों से, गरीबों से, कि भाई अगर कोई 10 रुपये कमाता है तो उसमें से 50 से 60% यानी कि 5 से 6 रुपये टैक्स के रूप में दे देगा। अंग्रेजों को नहीं पता फिर 4 रुपये वो कहाँ खर्च करता है, वो बीमार है, क्या है, कुछ नहीं पता इनको। तो ये टैक्स ले रहे थे इतना ज़्यादा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ये ऐसी हो गई कि ये जो स्मॉल फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको दबा रहे थे, कुचल रहे थे, और दूसरी ओर ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे कि भारत से क्या कर रहे थे, भारत का जो खजाना था, भारत को स्वर्ण चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था, भारत का जो खजाना था वो लूट रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में भारत में भूखमरी फैलने लग गई। भूखमरी कैसे फैली? अंग्रेज आए, भारत में पहले गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का वगैरह भी उगाया जाता था। ओके, तो क्या होता था कि अगर कुछ नहीं कर पाते थे किसान, तो गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह उगाकर अपना जो भरण पोषण है, पालन पोषण है अपना बच्चों का कर लेते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कैश क्रॉप्स उगवाना स्टार्ट कर दिया। कैश क्रॉप्स क्या है? जिसके रॉ मटेरियल को यूज करके हम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहां से हम उसे लाइक फॉर एन एग्जांपल इंडिगो बनाना स्टार्ट कर दिया, इंडिगो की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया। चंपारण सत्याग्रह जिसके बाद हुआ था महात्मा गांधी का, आपने जरूर पढ़ा होगा। कॉटन की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, ओपियम की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसने क्या कर दिया, फूड जो सिक्योरिटी थी उसे डिसमेंटल कर दिया। अब कॉटन तो कोई खा नहीं सकता, इंडिगो जो नील इंक है वो तो कोई खा नहीं सकता, ओपियम का क्या मतलब होता है हिंदी में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ओपियम तो लोग खा नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, भारत में भाई क्राइसिस आ गई, एग्रीगेरियन क्राइसिस आ गई। यहाँ पर लोग मालनरिश्ड होने लग गए, भूखमरी से मरने लग गए। तो ये थी इकोनॉमिक कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस समझ आया, इकोनॉमिक कॉजेस समझ आया। अब बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस की जब बात करें तो भारत के जो सेक्रेट कस्टम्स थे, चाहे वो हिंदूज के थे या मुस्लिम्स के थे, इन ब्रिटिशर्स ने अपने जो लॉज थे वो बनाना स्टार्ट कर दिया और कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। तो अब यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज पर इसका अफेक्ट पड़ा, एंड फिर दोनों ही कम्युनिटीज ने इसका विरोध किया। चाहे इन्होंने अलग अलग लॉज बनाए, चाहे हिंदुइज्म को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, इन्होंने ऐसे कानून बनाए जो प्रहार सीधा कर रहे थे इस्लाम और हिंदुइज्म पर। एक तो ये कारण हो गया रिलीजियस। एंड सोशल कारण की अगर बात करें तो देखिएगा इन्होंने क्या किया कि भाई
जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम था उसमें इन्होंने फॉरेन लीगल सिस्टम, फॉरेन लॉज को इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग था, सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग था, चाहे पंडित्स के द्वारा, मौलवीज के द्वारा या किसी अदर स्कॉलर्स के द्वारा, वो एक्सप्लॉइट हुआ और वो बर्बाद हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों का यहाँ पर विद्रोह किया गया। अब आता है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस में क्या हुआ कि भाई मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इंडियन सोल्जर्स और सिपाही जो थे वो बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उसमें सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर भी उनके साथ पता क्या होता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देन रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो इंडियन सोल्जर्स थे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम्स, उनके साथ ये भेदभाव होता था कि उनको ना इतनी जल्दी प्रमोट नहीं करते थे। कि यूरोपियन जो सोल्जर्स थे, यूरोपियन सोल्जर को अगर सैलरी के रूप में 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं ना, तो इंडियन सोल्जर उसी रैंक के इंडियन सोल्जर्स को सिर्फ 10 रुपीज़ दिए जाएंगे, 10 या फिर 100 रुपीज़, बहुत कम 10% के आसपास इनको सैलरीज दी जाती थी। प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था रिगार्डलेस ऑफ देयर मेरिट, ब्रेवरी, लेंथ ऑफ सर्विस, की कितनी भी मेहनत कर ले इनको एट द एंड मतलब बहुत छोटी छोटी रैंक तक ही सीमित किया जा रहा था। और दूसरा था सिपाही सेंसिटिविटी, रिलीजियस सेंसिटिविटी। हिंदू सोल्जर्स जो थे उनको जानबूझ के ये भेजते थे अफगानिस्तान, बर्मा जैसी कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ भी उनको सिपाही की ज़रूरत है, वहाँ भी उनको सोल्जर्स की ज़रूरत है जो अच्छे से लड़ पाए, जो शक्तिशाली हो, एट्सेट्रा। और हिंदुइज्म में क्या माना जाता है कि भाई आप समुद्र को क्रॉस करते हैं तो आप अपना धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं बहुत समय तक इन सिपाहियों के मन में दबी रही। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक एनफील्ड राइफल नाम की गन इंट्रोड्यूस की गई अर्ली 1857 में। यहाँ पर ये बताया गया कि जो गोलियां थी इसकी जितनी भी, उन गोलियों में भाई साहब इन्होंने मिक्स किया था पिग एंड काव की चर्बी। अब पिग जो है वो अच्छा नहीं माना जाता इस्लाम में, और काव को बहुत सैक्रेड, पवित्र माना जाता है हिंदुइज्म में। तो दोनों ही धर्म के लोगों का यहाँ पर धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ही जो धर्मों के सिपाही थे उन्होंने इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था यहाँ पर मिलिट्री कॉज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब आउटब्रेक की बात करें तो पहले तो हमने जाना कि 1857 की क्रांति क्या थी, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, इंडियन जो स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने क्या बोला। फिर हमने 1857 की क्रांति के कारण जाने। अब हम जानते हैं कि जो क्रांति के कारण थे वो क्रांति में कैसे परिवर्तित हुए, किस तरीके से ये क्रांति स्टार्ट हुई। देखिएगा 1857 में ये जो बैरकपुर में एक विद्रोह हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 34वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री में, और किया गया था माननीय मंगल पांडे जी द्वारा। इन्होंने विद्रोह किया और उसके बाद इन ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को मतलब उनको फांसी दे दी, उनको मार दिया गया बहुत बेरहमी से। अब सिपाहियों के बीच एक विद्रोह की भावना हो गई कि इन्होंने किस तरीके से हमारे साथी को मार दिया। तो फिर क्या हुआ कि 10 मई 1857 जगह थी मेरठ, यहाँ पर 85 जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने ये जो कैट्रिज थी जिसमें बताया जा रहा था सूअर और गाय की चर्बी मिलाई हुई थी, उसको यूज करने से मना कर दिया। और सभी ने एक साथ बोला कि वी विल नॉट अबाइड योर लॉज और वी विल नॉट यूज दीज कैट्रिज, कि हम इन गोलियों को यूज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ से जो विद्रोह उठा तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई 10 मई को जो एक मतलब विद्रोह उठा, तो इन
85 जो सिपाही थे इनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, मेरठ की। अब इनको मेरठ की जेल में तो डाल दिया, लेकिन आधी रात को ये सब लोगों ने जेल तोड़ दी और जेल से बाहर भागे। जेल से बाहर निकलते ही इनको चाहिए था एक ऐसा नेता जो इनका जो विद्रोह है उसकी कमान संभाल सके। फिर उसके बाद ये 11 मई 1857 की सुबह मेरठ से निकलकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे और कहाँ पहुंचे वो, रेड फोर्ट, लाल किला पहुंचे। ये रेड फोर्ट पहुंचे और वहां एम्परर बहादुर शाह जफर को बोला कि भाई आप हमारी कमान संभालिए, और बहादुर शाह जफर को बोला कि यू आर द हिंदुस्तान एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, अब तुम्हें हम अपना एम्परर मानेंगे पूरे भारत का, आप हमारी कमान संभालिए, आपको शहंशाह हिंदुस्तान का ओहदा हम देंगे। हालांकि जो बहादुर शाह जफर थे वो थोड़े बहुत ओल्ड थे, मतलब ओल्ड एजड थे, और अब ब्रिटिशर्स ने इनको भी बोल दिया था कि भाई अब आप जो है आप राजा नहीं कहलाए जाएंगे, अब आप फाइनल है, इसके बाद आपके बच्चों को आप अपनी दूसरी लोकेशन में देख लीजिएगा, वहीं रहना और वहीं खाना पीना और वहीं मरना। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ सिपाही आए, उन्होंने बोला कि हम आपको ही राजा रखेंगे, आपकी पीढ़ियां ही राजा रहेगी अगर आप हमारे इस विद्रोह में हमारा साथ देते हैं। बहादुर शाह जफर थोड़े हिचकिचाए, बोला कि यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ ये वो, पर फिर क्या हुआ कि जो सिपाही थे इन्होंने किले को घेर लिया था। अब बहादुर शाह जफर जो थे वो दोनों तरफ से घिर चुके थे कि ब्रिटिशर्स का साथ भी नहीं दे सकते थे और इनका भी नहीं। फिर उन्होंने हल्के मन से बोला कि चलो कोई नहीं, मैं साथ दे दूंगा आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बहादुर शाह जफर का यहाँ पर साथ मिला, और क्या हुआ, यहाँ पर यूनाइट हुए हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द अपराइजिंग, कि भाई ये जो विद्रोह था उसे ट्रांसफॉर्म किया एक नेशन वाइड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एक भारत की जो नेशन वाइड लड़ाई थी उसके रूप में इन्होंने तैयार कर दिया। अब स्टेट वाइज या फिर किंगडम वाइज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि विद्रोह की जो ज्वाला थी वो जल चुकी थी। अब यहाँ पर अंग्रेजों को पता चल गया था कि एक विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। तो दिल्ली में देखा जाए तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में कमान संभाली, जहाँ पर मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथ में थी। ये सारी जितने भी मिलिट्री एक्शन थे वो संभाल रहे थे। जो किला था उसे फोर्टिफाइड किया गया फाइटर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स को काउंटर ऑफेंसिव जो जवाब था वो दिया गया। कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली, जो कि अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए सन थे पेशवा बाजीराव टू के। उन्होंने डायरेक्ट कमान संभाली और ब्रिटिशर्स का सामना किया। गोरिल्ला जो युद्ध था उसमें एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जो बहुत ही हमारे भारत की शान थे, वो तात्या तोपे थे। वो गोरिल्ला युद्ध के महारथी थे। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत अच्छी टक्कर दी, और साथ ही साथ उनके जो ट्रस्टेड एडवाइजर थे अजीमुल्ला खान, उन्होंने भी अंग्रेजों का बहुत अच्छे से सामना किया। फिर बारी आती है लखनऊ की, जिसे अवध के नाम से जाना गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपनी कमान संभाली, जो कि वाइफ थी किनकी, नवाब वाजिद अली शाह की। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जिल थी इस लड़ाई में दिखाई। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक लीडरशिप को संभाला जाता है, एक लीडर को किस तरीके से कार्य करना होता है। इनके एक बेटे थे, उनका नाम था ब्रिजेश कादर। ये रूलर थे अवध के, और इन्होंने बहुत नोबल थे। इन्होंने सिपाही विद्रोह में बहुत अच्छे से ब्रिटिशर्स का सामना किया। झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर झांसी एंड ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली। यंग क्वीन थी और बहुत अच्छे से लड़ाई की। इवन इनके जो विरोधी थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये महिला इतनी शक्तिशाली सामर्थ्यवान थी कि इनके सामने हमारे जो पुरुष जिनके पास बंदूकें थी, गोलियां थी, वो फीके पड़ गए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के सामने सोच लो, भारत के जो वीर थे, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने लहू से इस भारत की मिट्टी को सींचा था। ओके, तो ये जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं हुई।
इसके लिए बहुत विद्रोह हुए हैं, बहुत जाने गई है। बिहार की बात करें, जिसे आरा या जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था, उसे चीफस्टेन कुंवर सिंह ने संभाला। वहां पर उन्होंने मिलिट्री वैल्योर दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया। जमींदारों और पीजेंट्स यानी कि किसानों और जमींदारों को इन्होंने इकट्ठा किया और उत्तर प्रदेश, बिहार के पार्ट्स में इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से जवाब दिया। रोहिल्ला खंड या फिर इलाहाबाद में क्या हुआ, खान बहादुर खान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो कमान थी वो संभाली। एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज किया और इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत पैट्रियोटिक वे से जवाब दिया कि लीजिए, अगर आप हम पर जुल्म करेंगे तो उस जुल्म का जो बदला है वो हम लेंगे। इसमें स्कॉलर्स भी थे, जैसे मौलवी लियाकत अली खान। इन्होंने मतलब कि सिपाहियों को पनाह दी। और दूसरी बात ये थी कि भाई ये जो सिपाही थे वो दिन में इतने मतलब एक्टिव थे कि दिन में इनको लड़ाई करनी थी, और रात को जितनी भी खबरें थी कि भाई मान लीजिएगा कि रोहिल्ला खंड से अगर हमें अवध कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचाएगी, तो गांव की जो पंचायतें थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन जगहों पे। फिर मेजर बैटल एंड ब्रूटैलिटी की बात करें तो देखिए अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को इतना विद्रोह का सामना करना पड़ा, इतने खतरनाक तरीके से भारतीय लोगों ने लड़ाई लड़ी कि वो ब्रिटिशर्स थे वो डर चुके थे। इन्होंने ब्रिटेन से कुछ अदर ऑफिसर्स और कुछ सिपाही और मंगवाए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, दिल्ली में लोगों को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। 1857 में इन्होंने ब्रिटिश कमांडर जो था जनरल जॉन निकलसन, उसने बहुत ही बुरे तरीके से जो हमारे विद्रोह थे, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन पर गोलियां चलाई, उनको मार दिया गया। जो बहादुर शाह जफर थे वो हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में स्थित है ना, वहां छुपे थे। वहां से उनको पकड़कर इन्होंने रूथलेसली मार दिया, गोलियां मार दी उनके सामने। उनके बच्चों को, जैसे कि मिर्जा मुगल, मिर्खिज सुल्तान और उनके जो ग्रैंडसन थे मिर्जा अबू बकर, उनको बहुत बेरहमी से मार दिया अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर को मतलब कि जेल में रखा गया, बर्मा के रंगून एक जेल थी बर्मा में, वहां रखा गया। कानपुर की बात, और साथ ही साथ यहाँ पर एंड हो गया किसका, मुगल एम्परर का और मुगल साम्राज्य का। बहादुर शाह जफर लास्ट थे। अब बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जनरल हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैम्पबेल ने लॉन्च किया अपना जो एक्शन था वो। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से जो हमारे सिपाही थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और नाना साहिब जो थे उन्होंने क्या कर दिया, वो नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं छिप गए और उन्होंने अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, विद्रोह जारी रखा। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल जो थे उनको पकड़ लिया गया और कैम्पबेल एंड जनरल जेम्स ने इनको क्या कर दिया, इनको जेल में डाल दिया। बेगम हजरत महल को अब यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा और नेपाल की और उनको जाना पड़ा। झांसी की बात करें तो मेजर जनरल हगरॉस ने क्या किया कि भाई जो फोर्ट्रेस थी उसे अपने कब्जे में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई जो कि बहुत अच्छे से लड़ रही थी, अपने छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बांध कर, उनका मतलब वो इन बड़े बड़े जो ट्रूप्स थे इनके ब्रिटिशर्स के, उनके साथ अकेले वो लड़ रही थी, अकेले इन द सेंस अपने सिपाहियों के साथ। फिर एट द एंड उनको भी हार का सामना करना पड़ा एंड झांसी की रानी जो थी उनकी मृत्यु हो गई इस लड़ाई में। इवन ये जो मेजर जनरल हगरॉस थे उन्होंने ये कहा था कि भाई ये ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट की बेस्ट मिलिट्री लीडर थी झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। टाटिया टोपे थे, उन्होंने गोरिल्ला वॉर कैंपेन अपना जारी रखा सेंट्रल इंडिया में और ब्रिटिशर्स को सामना करते रहे। हालांकि इनको कैप्चर कर लिया गया था और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1859 अप्रैल में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि भाई उन्होंने एक टेरर फैला दिया था। टेरर कैसा कि भाई जो लोग थे उनको पकड़ लिया जाता था और उनको मार दिया जाता था, बहुत बुरे तरीके से ये मार दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जो लोग थे जो मतलब विद्रोही थे उनको पकड़कर पेड़ों में लटका दिया गया कि वहाँ पर उन्होंने
जो रोड थी उनके आसपास जो पेड़ थे वहां पर इनको फांसी दे दी गई ताकि लोग देखें और डरे कि आगे जाके ये कभी भी इस तरीके का विद्रोह ना करे। और साथ में इनको क्या कर दिया गया था कि भाई जो कैनन्स थी वहां पर इनको बांध के और कैनन्स को चला दिया गया, जिससे इनके क्या उड़ गए चित्रे, ताकि ऐसी सजा इन्होंने प्रस्तुत की जिससे कोई ये करने से बचे कि कोई अब कभी इनके सामने आवाज ना उठाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोला कि भाई भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, भारत हमारे हाथ से चला जाएगा, अब समय आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे एंड करने का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो भारत की जो बागदौड़ थी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सारी की सारी बागदौड़ जो थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश राज ने अपने हाथों में ले ली। और एम्प्रेस यहाँ पर क्या हुआ, वाइसराय को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो विक्टोरिया थी उन्होंने, जो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया सारी बागदौड़ को। अब रीऑर्गेनाइज किया गया, मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे या फिर सिपाही थे वो यूरोपियन थे या वेस्टर्न कंट्रीज से लाए गए थे, एंड इंडियन जो थे वो थे जो बिल्कुल लॉयल थे ब्रिटिशर्स को लेकर एंड जो विद्रोह नहीं कर रहे थे, तो उनको ही मिलिट्री में रखा गया। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम्स, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ बोला कि भाई अब हम जो ये रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी हिंदूज और मुस्लिम्स की उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनका अपना चलने दो। अपीजमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स में जमींदार और बड़े जो किंगडम मतलब कि राजा थे उनको अपीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्रोह किया था उसको संभालने वाले कौन थे, किंगडम्स थे, जमींदार थे, तो इन्होंने उनको अपीज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज डिवाइड एंड रूल, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों ने जाति के आधार पर भारतीय लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया, धर्म के आधार पर भारतीय लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया, और सिस्टमेटिक वे में इन्होंने कम्युनल कास्ट रीजनल डिवीजन के रूप में इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये सब करके भी हमारी जो एकता अखंडता और संप्रभुत्वता था, हमारी जो भाईचारे की जो मिसाल थी उसे नहीं ये दूर कर पाए, और एट द एंड इनको हिला के रख दिया था 1857 की लड़ाई ने, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहिब बेगम, हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर जैसे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अच्छे से भाग लिया एंड अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्टडी विद सूरज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।